क्या भारत संवेदनशील है? क्या भारत सहिष्णु है? क्या भारत न्यायप्रिय है? नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे 1947 से 2025 तक भारत के संघर्ष की, उसकी राजनीति की, उसके उतार चढ़ाव की। साथियों, इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं लिखा जाता, वो लोगों की आंखों में तैरता है, पसीने में बहता है और आंसुओं में घुल जाता है। साथियों, भारत का इतिहास भी वैसा ही है। जब भारत आजाद हुआ तब देश के पास ना तो हथियार थे, ना ढांचा और ना ही पूंजी। हाँ, लेकिन एक चीज थी, वो था सपना। एक ऐसा सपना जिसमें गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकता था, किसान का बेटा प्रधानमंत्री और स्त्री को भी बराबरी का हक मिल सकता था। पर इस सपने तक पहुंचने की राह इतनी भी सीधी नहीं थी जितना कि हम सोच रहे हैं। हर दशक ने देश के माथे पर एक नया निशान छोड़ा। जहां हर 5 साल बाद सत्ता बदलती, लेकिन जनता की हालत वैसी की वैसी ही रही। आइए चलते हैं उन गलियों में जहां देश बना, टूटा, लड़ा और फिर खड़ा हुआ। जहां एक एक दृश्य, एक एक आंसू बोलता है, मैं भारत हूं। आइए तस्वीरों में देखें वो सफर 1947 से 2025 तक। साथियों, देश आजाद हुआ पर जश्न लहू में डूबा था। बंटवारे की रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई थी। एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ जनाजे। नेहरू ने सत्ता नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा, हमने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किया है। उनका सपना था वैज्ञानिक सोच वाला भारत, जहां आईआईटी से निकलने वाले छात्र चांद की ओर देखें और जहां गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। उन्होंने इसरो की नींव डाली, लोकतंत्र का मंत्र दिया और बाबा साहेब के नेतृत्व में संविधान को आत्मा समझकर लागू किया। नेहरू ने में भाषा, धर्म, जाति से ऊपर उठना सिखाया। यह उनका सपना था और शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत भी थी। नेहरू के निधन के बाद देश स्तब्ध था। गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। देश को अस्थायी स्थिरता मिली, लेकिन दिशा की तलाश फिर भी जारी रही। 1966 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई। कई लोग उन्हें कठपुतली समझते थे, पर उन्होंने सत्ता को जैसे मुट्ठी में बंद कर लिया। 1971 में बांग्लादेश बनाया। 90,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। पूरा विश्व चौंक गया। भारत अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुका था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। बुद्ध मुस्कुराए, भारत परमाणु शक्ति बना। लेकिन जल्द ही मुस्कान में सन्नाटा घुल गया। 1975 में कोर्ट ने इंदिरा की चुनाव वैधता रद्द कर दी और फिर आया आपातकाल। रातों रात प्रेस सेंसर हो गया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, किसान, मजदूर, छात्र सब का हक छीन लिया गया। लोकतंत्र पहली बार डर के साए में सांस लेने लगा। इंदिरा इज इंडिया कहा गया, लेकिन जनता ने जवाब दिया। 1977 में सत्ता छीन ली गई। यह था भारत का लोकतंत्र जो डरा नहीं। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी ने लोकतंत्र की बहाली की, लेकिन उनके भीतर आपसी खींचतान थी। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। चरण सिंह भी अल्पमत में ही रहे। सत्ता में स्थायित्व नहीं था। जनता ने फिर से इंदिरा को वापस बुला लिया। 1980 में इंदिरा सत्ता में लौटी, पर पंजाब में उस समय तक असंतोष चरम पर पहुंच चुका था। भिंडरावाला, एक कट्टरपंथी सिख प्रचारक, जिसने स्वर्ण मंदिर में हथियारबंद अड्डा बना लिया था, एक सिख उपदेशक, पर धीरे धीरे वह कट्टरपंथ का चेहरा बन गया। राजनीति ने उसे पहले संरक्षण दिया, फिर वही जहर बन गया। भिंडरावाले ने अलग राज्य खालिस्तान की मांग उठाई। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई और अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया गया। सरकार ने इसका हल निकालना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इस सब से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। सेना गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब में घुसी, गोलियां चली,
श्रद्धालु मरे, अकाल तख्त क्षतिग्रस्त हो गया और देश की आत्मा कांप उठी। कुछ महीने बाद इंदिरा के दो बॉडीगार्ड्स सतवंत और बेअंत सिंह, जो कि दोनों सिख ही थे, उन्होंने इसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और फिर दिल्ली में मचा एक भयानक उपद्रव। दिल्ली की गलियों में सिख जले और इंसानियत राख हो गई। सरकार मूक रही, न्याय आज तक भी अधूरा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर 1984 में सत्ता की बागडोर सौंप दी गई राजीव गांधी को, जो कि अभी तक राजनीति से दूर ही रहे थे और पेशे से पायलट थे। विज्ञान और तकनीक में उनकी हमेशा से रुचि थी। यह भी कह सकते हैं कि वह एक टेक्नोक्रेट थे। राजीव गांधी तकनीक लेकर आए। कंप्यूटर, एसटीडी बूथ, सीडेक, परम सुपर कंप्यूटर, ये भारत की डिजिटल नींव बने। भारत अब कंप्यूटर सीख रहा था और दुनिया की ओर भाग रहा था। उन्होंने पंचायती राज को मजबूती दी और शिक्षा में विकेंद्रीकरण शुरू किया। देश ने पहली बार जाना टेक्नोलॉजी सिर्फ विकास नहीं बल्कि क्रांति है। पर राजनीति ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बोफोर्स घोटाले ने उनकी छवि को बहुत गहरी चोट दी। 1989 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत लायक सीट भी नहीं मिली और जनता दल ने गठबंधन करके सरकार बनाई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, ओबीसी आरक्षण का फैसला हुआ, जातिगत राजनीति का नया अध्याय यहां से हुआ शुरू। देश भर में युवा प्रदर्शनकारी जल रहे थे, आत्मदाह तक हुए। फिर राम मंदिर आंदोलन के समय भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई। फिर समाजवादी जनता पार्टी ने अन्य दलों से गठबंधन करके चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन कुछ समय पश्चात कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लेने से चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। मिलीजुली सरकार का यह सफर 1989 से 1991 तक चला और चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद देश में फिर से चुनाव हुआ। 1991 में चुनाव का प्रथम चरण समाप्त ही हुआ था कि श्री पेरुम्बदूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाते समय राजीव गांधी के ऊपर एक आत्मघाती हमला करके उनकी भी हत्या कर दी गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। चुनाव परिणाम आया और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार की बागडोर संभाली। 1991 में भारत दिवालिया था। विदेशी मुद्रा सिर्फ 15 दिन की बची थी। पिछली सरकार ने सोना गिरवी रख दिया था। मनमोहन सिंह संसद में बोले, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, बाजार खुले, विदेशी निवेश आया, लेकिन साथ में आया असमानता का युग। बाबरी मस्जिद ढहाई गई और कम्युनल राजनीति की शुरुआत हुई। 1996 त्रिशंकु दौर की शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये 3 प्रधानमंत्री इस बीच में रहे। 1996 में चुनाव हुआ और इस दौर को त्रिशंकु दौर भी कहा जा सकता है, क्योंकि सन 1996 से 1998 तक अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने देश की बागडोर संभाली। 3 साल 3 प्रधानमंत्री। सत्ता का कोई ठिकाना नहीं था। देश को दिशा देने वाला कोई भी मजबूत नेतृत्व नहीं था। 1998 में फिर चुनाव हुए और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। अटल जी के शब्दों में कविता थी और इरादों में शक्ति। 1998 पोखरण में परमाणु परीक्षण। भारत ने दुनिया को कहा, हम सक्षम हैं। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को हराया गया। वाजपेयी ने सड़कों से देश को जोड़ा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आज भी उनकी सबसे बड़ी देन है। उनका राष्ट्रवाद गर्म नहीं गरिमा में था।
विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने संसद का स्तर बनाए रखा, उन्होंने विरोधियों का भी सम्मान किया। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर सन 2004 तक बरकरार चला। सन 2004 में चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह ईमानदार थे, लेकिन बिल्कुल चुप। कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह का दौर 2004 से 2014 तक चला। उनके दौर में आरटीआई, नरेगा, आधार जैसे कदम उठाए गए, पर घोटालों ने सरकार की छवि बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दी। 2G, CWG, कॉल ब्लॉक, इन सब ने जनता को नाराज किया। जन लोकपाल आंदोलन, अन्ना हजारे और फिर 2014 का बड़ा बदलाव आया। 2014 में मोदी आए, एक चेहरा, एक आवाज, एक ब्रांड। डिजिटल इंडिया, शौचालय, उज्ज्वला, सर्जिकल स्ट्राइक, 370 हटाना, राम मंदिर और बहुत कुछ हुआ। पर साथ में आई राजनीति की भाषा की गिरावट। मोदी द्वारा मंच से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। नेताओं ने मंचों पर गालियां दी और जनता ने तालियां बजाई। जनता में धर्म का जहर फैला दिया गया और धर्म के नाम पर राजनीति को बढ़ावा दिया जाने लगा। मीडिया सत्ता के पीछे नहीं, आगे चलने लगा। गोदी मीडिया, चीखते एंकर, बंटवारा फैलाते प्राइम टाइम, यह सब रोजमर्रा का काम हो गया। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दे पीछे रह गए। किसान सड़क पर रहा और छात्र जेल में। अमेरिका जैसे देश के साथ रिश्ते बनाने में अपने सभी पुराने मित्र राष्ट्रों से संबंध खराब हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद बदले में भारत ने जो हमला किया, उसमें कोई भी राष्ट्र खुलकर हमारे साथ नहीं था। वहीं किसी भी देश ने पूर्ण युद्ध होने की दशा में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन हमें नहीं दिया। वैश्विक पटल पर आज हम बिल्कुल अलग खड़े हुए हैं। सत्ता केंद्रित हो गई है। आलोचना अब देशद्रोह मानने जाने लगी है। सरकार से सवाल करने वालों पर या तो देशद्रोह के मुकदमे किए जाने लगे या उनके चैनल ही बंद कर दिए गए। लोकतंत्र अब सिर्फ एक चुनाव बनकर रह गया है। इसके अलावा लोकतंत्र का अब कोई भी मतलब नहीं रहा। आज हम 2025 में हैं। AI, अंतरिक्ष, चंद्रयान, स्टार्टअप, रक्षा उपकरण सब हमारे पास है, पर सवाल अब भी वही है, क्या भारत संवेदनशील है? क्या भारत सहिष्णु है? क्या भारत न्यायप्रिय है? हर चुनाव से पहले नफरत उभरती है, हर मुद्दा धार्मिक रंग लेता है और हर विरोध को राष्ट्र विरोध बता दिया जाता है। शक्ति है, पर क्या आत्मा है? हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या स्वतंत्र सोच बची है? भारत की आत्मकथा अब आपसे एक ही सवाल पूछती है, क्या हम सिर्फ देशभक्त हैं या देश के प्रति ईमानदार भी हैं? भारत की तस्वीर बदलती रही, कभी नेता बदलते रहे, कभी नीतियां, पर जनता, वो आज भी सुबह अखबार पढ़ते हुए सोचती है, क्या अब कुछ बदलेगा? यह सिर्फ इतिहास नहीं साथियों, एक चेतावनी है। अगर हम फिर भी चुप रहे तो ये तस्वीर दोहराई जाएगी। साथियों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।